भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र की सबसे गहरी परत क्या है? पैसा। चुनावों में बहता हुआ अदृश्य पैसा। चुनावी फंडिंग जो किसी भी देश की राजनीति की आत्मा होती है। कौन देता है, क्यों देता है और इस पैसे के बदले में मिलता क्या है? आज हम भारत की चुनावी फंडिंग की पूरी कहानी खोलेंगे। आजादी के तुरंत बाद से लेकर आधुनिक भारत के जटिल सिस्टम तक ये कहानी है सत्ता की भूख, कानूनों की भूल भुलैया और लोकतंत्र के अदृश्य खेल की। आजादी के बाद चुनाव, पैसे का सीधा साधा दौर। भारत का पहला चुनाव 1951-1952। उस समय चुनावी खर्च बहुत कम था। पार्टी कार्यकर्ता साइकिलों पर घूमकर प्रचार करते थे, पोस्टर हाथ से बनाए जाते थे और दान मुख्यतः स्थानीय स्तर पर मिलते थे। चुनावी फंडिंग का ढांचा बहुत सरल था। दानी स्थानीय व्यापारी और पार्टी कार्यकर्ता और छोटे स्तर की मदद। ना तो बड़े कॉर्पोरेट्स थे, ना भारी भरकम चुनावी मशीनरी। लेकिन जैसे जैसे लोकतंत्र मजबूत हुआ, खर्च बढ़ने लगा। पैसे का बढ़ता प्रभाव। 1960 से 70 का दशक। 1960 और 70 के दशक में चुनावों का स्वरूप बदलने लगा। देश में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी और खर्च भी तेजी से बढ़ा। इसी दौर में चुनावी फंडिंग पर पहला गंभीर सवाल उठा। पारदर्शिता कहाँ है? जहां पहले दान खुले में होता था, अब चुनावी खर्च शैडो मनी की ओर बढ़ने लगा। कॉर्पोरेट और राजनीति का जुड़ाव। 70 के दशक में पहली बार बड़े उद्योगपति चुनावी मैदान के इनविजिबल प्लेयर बने। कंपनियां पार्टी की मदद करने लगी, बदले में नीतियों में अपना प्रभाव चाहती थी। कई इतिहासकार लिखते हैं, यही वो दौर था जब चुनावी फंडिंग में कॉर्पोरेट की भूमिका शुरू हुई। 1980 से 90 खर्च का विस्फोट। टीवी और मीडिया के आने से चुनावी खर्च अचानक बढ़ गया। बड़ी रैलियां, हेलीकॉप्टर्स, पोस्टर, टीवी विज्ञापन, सब में पैसे की जरूरत थी। इसके साथ ही एक शब्द चर्चित हुआ, ब्लैक मनी इन इलेक्शन, यानी चुनावी फंडिंग में अपारदर्शी पैसा। पहले सुधार, राजनीतिक पार्टियों के लिए कानून। 1990 के दशक में पहली बार चुनावी फंडिंग को नियंत्रित करने के प्रयास हुए। कानूनों ने कहा, पार्टियों को दान दिखाना होगा, चुनावी खर्च की एक सीमा होगी, कंपनियों के दान को रेगुलेट किया जाएगा। लेकिन इन प्रयासों के बावजूद चुनावी खर्च बढ़ता ही गया। कारण स्पष्ट था, कानून कमजोर, सिस्टम बड़ा और जटिल। चुनाव आयोग का हस्तक्षेप। चुनाव आयोग ने कई महत्वपूर्ण नियम बनाए। प्रचार खर्च की सीमा, नकद खर्च पर निगरानी, पेड न्यूज के खिलाफ कार्रवाई, चुनाव के दौरान उड़न दस्ता की टीम। ये कदम चुनावों की पारदर्शिता के लिए जरूरी थे। लेकिन असली खेल था फंडिंग का स्रोत, जो अभी भी पूरी तरह साफ नहीं था। 2000 से 2010 तक चुनावी फंडिंग का नया युग। 2000 के बाद दान, चेक और बैंक ट्रांसफर से होने लगा। लेकिन असली सवाल बना रहा, कौन सी कंपनी पार्टियों को दान दे रही है और क्यों? कुछ सुधार हुए, कुछ फैसलों ने पारदर्शिता बढ़ाई, लेकिन चुनावों में खर्च का स्तर लगातार बढ़ता गया। आधुनिक चुनावी फंडिंग मॉडल। आज चुनावी फंडिंग 3 मुख्य स्रोतों से आती है: सार्वजनिक दान, कॉर्पोरेट दान, विभिन्न राजनीतिक फंडिंग सिस्टम। डिजिटल प्रचार, सोशल मीडिया कैंपेन, टीवी विज्ञापन, भारी भरकम यात्रा, सबने खर्च को आसमान तक पहुंचा दिया है। आलोचना और बहस। चुनावी फंडिंग को लेकर कई आलोचनाएं उठती हैं। दानदाताओं की पहचान छिपती है, राजनीति में धन का प्रभुत्व बढ़ता है, बड़ी कंपनियों का नीति निर्माण पर प्रभाव हो सकता है, छोटे उम्मीदवार पीछे रह जाते हैं। समर्थक कहते हैं, बड़े लोकतंत्र में बड़ा खर्च स्वाभाविक है। आलोचक कहते हैं, सिस्टम पारदर्शी नहीं है। भविष्य का रास्ता, क्या समाधान है? भारत को एक मजबूत, पारदर्शी चुनावी प्रणाली की जरूरत है। क्या रास्ते हो सकते हैं? इतिहासकार और विशेषज्ञ कुछ सुझाव देते हैं। दानदाताओं की पूरी जानकारी सार्वजनिक, डिजिटल ट्रैकिंग, राज्यों की फंडिंग में पारदर्शिता, चुनावी खर्च की स्वतंत्र ऑडिटिंग, बेहतर सिस्टम, बेहतर लोकतंत्र की नींव है। चुनावी फंडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं,
ये लोकतंत्र की आत्मा का सवाल है। कौन देता है, किस लिए देता है और किसके लिए देता है, आखिर में तय हम जनता को ही करना है। क्या ये सिस्टम सही दिशा में जा रहा है या बदलाव की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है?